हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे पीएससी विद स्वीटी सिंह उर्फ एडीफाइंग में। दोस्तों, आज जो मेरा जो सीरीज है वो एक नई सीरीज है जो कि एनसीईआरटी जो अरिहंत पब्लिकेशन की है, जो भारतीय इतिहास की जो 6 से 12 तक ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का जो बुक है दोस्तों, वो मैं 71वीं पीएससी से पहले आपको इन 2 महीनों में इसके पांडे की जो सीरीज चल रही है उसके साथ साथ इसको भी मैं कराने की कोशिश कर रही हूँ। और आज इस सीरीज का एक पहला वीडियो है, एपिसोड पहला है दोस्तों। तो अगर ये आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं इस तरह के प्रयास को भी और भी आगे बढ़ा सकूं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इसका पहला चैप्टर है ऐतिहासिक स्रोत। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। तो इसमें बेसिक चीज़ें जो हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि अतीत को जानने के लिए जो हम लोग प्राचीन काल से ही जो भी चीज़ सृजित हुआ है, ठीक है, जिन स्रोतों का उपयोग हम करते हैं वो ऐतिहासिक स्रोत कहलाते हैं, हिस्टोरिक सोर्सेज कहलाते हैं हमारे। अब जानते हैं कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत जो हैं वो महत्वपूर्ण रूप से 3 हैं। एक पुरातात्विक है, दूसरा साहित्यिक है और तीसरा विदेशी यात्रियों का वर्णन है। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? प्राचीन भारत को जानने में जो भी विश्वसनीय साधन हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसके तहत अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, स्मारक हो गए, भवन हो गए, मूर्तियाँ हो गई, चित्रकला हो गई इत्यादि। ये जो मतलब अभिलेखीय रूप से संरक्षित चीज़ें हैं वो आपको अब पुरातात्विक स्रोत हो गई। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म है कि ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो दोस्तों भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष क्या है? मतलब ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि अध्ययन से जुड़े व्यक्ति को जो ऐसे पुरातात्विक स्रोतों के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है तथा ऐसी वस्तुओं के अध्ययन से जुड़े व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। देखिए, अब भौतिक अवशेष में क्या क्या आते हैं? ईंट से बनी इमारतों के अवशेष आते हैं, चित्र और मूर्तियां आती हैं, मानव और पशुओं के अवशेषों का अध्ययन इत्यादि आता है। ये भौतिक अवशेष संपूर्ण भारत में टीलों के रूप में पाए गए हैं। इनका उत्खनन कर पुरातत्वविद हथियार, बर्तन, आभूषण आदि के बारे में अनुसंधान करते हैं, ठीक है। अब देखिए, पुरातत्वविद जो है वो जानवर, चिड़िया और मछलियों आदि के हड्डियों का भी अध्ययन करते हैं, जो इनके अतीत की जीवन शैली को समझने में सहायक होती है। उत्खनन से प्राप्त शिल्पकला, मूर्तिकला, बुद्धभान आदि से प्राचीन काल के सामाजिक, सांस्कृतिक और ग्रामीण शहरी जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है, प्रकाश पड़ता है। देखिए, उसमें महल, बाजार, आम घरों के जो अवशेष बहुत कम मात्रा में मिले हैं। संभवतः ये लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने होते थे, जो जलवायु के परिवर्तन के कारण नष्ट हो गए। पुरातात्विक अवशेषों के अंतर्गत शिल्पों के नमूने मिले हैं। इन शिल्पों में मिट्टी के बने टेराकोटा, मृत्तिका पात्र, आभूषण आदि शामिल हैं। यदि कपड़ा का भी उत्पादन होता था, देखिए 2 जगह थे, वाराणसी और मदुरै, यहाँ पे कपड़ा का उत्पादन होता था, ठीक है, याद रखना है आपको। लेकिन मौसमी इनके जो अवशेष नहीं मिल पाए हैं क्योंकि वो मौसमी परिवर्तन के कारण नष्ट हो गए होंगे। पुरातात्विक स्रोत के वस्तुएं आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। एक जगह है अरिकामेडु, इसको आपको याद करना है। अरिकमेडु जो है वो अरिकमेडु पुदुचेरी का एक जगह है दोस्तों। अरिकमेडु जो है पुदुचेरी का एक जगह है जहां से आपको एक पतन मिला है, ठीक है। क्या मिला है? एक पतन मिला है जहां ईंटों का ढांचा मिला, जो संभवतः एक गोदाम रहा होगा। 2200 से 1900 के बीच में अरिकमेडु पुदुचेरी का जगह है जहां से एक गोदाम मिला है। इसके अलावा यहाँ से एक एम्फोरा पात्र भी मिले हैं दोस्तों। ये भूमध्य सागरीय जार है जिसमें कि शराब या फिर तरल द्रव रखे जाते होंगे। एरेटाइन मुहर युक्त लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं यहाँ से, ठीक है। क्या क्या मिला है? एम्फोरा पात्र मिले हैं, एरेटाइन मुहर लाल चमकदार बर्तन मिले हैं। इसके अलावा अरिकमेडु से रोमन शिल्प के लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न, कपड़ा, रंगाई के छोटे कुंड आदि पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अरिकमेडु बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं कि प्रमुख पुरातात्विक स्थल तथा उनकी खोज। देखिए, नर्मदा घाटी से हमें क्या मिला है? नर्मदा घाटी से प्रारंभिक शिकार और खानाबदोश समुदाय यानी मानव का भी ये विवरण जो है, वर्णन जो है, नर्मदा घाटी से मिला है। विंध्य का उत्तरी क्षेत्र से चावल का भारत में प्रारंभिक क्षेत्र मिला है। विंध्य का जो क्षेत्र था उससे चावल का भारत में प्रारंभिक स्रोत मिला है। मगध से क्या मिला है? भारत का प्रारंभिक साम्राज्य मगध था। उत्तर पश्चिम में प्रारंभिक फसलें जैसे गेहूं और जौ ये मिली हैं। सुलेमान और किर्थक पहाड़ियों से 8000 वर्ष पहले का उत्पादन मिला है। गारो हिल से भारत में प्रारंभिक कृषि का उत्पादन प्रारंभ हुआ और गंगा घाटी से 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास प्रारंभ होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों
नेक्स्ट है यहाँ पे अब सिक्के पढ़ते हैं। देखिए सिक्के का अध्ययन को हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स, ये याद रखना है, मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स। अब सिक्के हमारे यहाँ प्राचीन काल में किस चीज़ के मिलते थे? तांबे के मिलते थे, चांदी, सोना, सीसा। तांबा, चांदी, सोना, सीसा। देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज़्यादा हमें जो प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए उसको आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, इसका पंच मार्क्ड कॉइन्स, आहत सिक्के। अब आहत सिक्के बनते किससे हैं? ये इंपॉर्टेंट है, चांदी और तांबे से। आहत सिक्के किससे बनते हैं? चांदी और तांबे से। ठीक है, अब अगर हम आगे चलें, अधिकांश सिक्के चौकोर और वर्गाकार आकार और गोलाकार थे। तो आहत सिक्के आपको याद रखना है, पंच मार्क कॉइन्स कहा जाता है और चांदी और तांबे से ये बनता था। देखेंगे कि आहत सिक्के सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्रथम शताब्दी में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? प्रथम शताब्दी में पंजाब और हरियाणा के कबीलाई गणराज्यों द्वारा जारी किए जाते थे। इसमें भी योधेय गणराज्य जो था ना प्रमुख था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आहत सिक्के सबसे पहले जारी किया योधेय गणराज्य ने, और ये कहाँ का है? तो पंजाब और हरियाणा का है। देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे मैं दोहरा दे रही हूँ चीज़ों को, ताकि आपको उस चीज़ों को याद करने में या फिर कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये समझने में आपको सहूलियत हो। तो योधेय गणराज्य आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे है कि प्राचीन काल में पकाई गई मिट्टी के से बने सिक्कों के सांचे भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लेकिन सांचे अधिकांश किस काल से संबंधित है? कुषाण काल से, यानी ईसा के प्रारंभिक 3 सदी के कुषाण काल के बने मिट्टी के सांचे सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं। अब प्राचीन काल में जो सिक्के मिले थे उनकी निधियां वर्तमान में कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, चेन्नई आदि के संग्रहालय में सुरक्षित है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राचीन भारत के सिक्के आरंभिक सिक्कों पर तब कुछ पर तो प्रतीक मिलते हैं, परंतु कुछ बाद के सिक्कों पर शासकों और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लेखित होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्राचीन भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यवन को जाता है। पहली बार स्वर्ण सिक्के किसने जारी किया था? हिंद यवन ने जारी किया था, इंडो ग्रीक ने, जिन्होंने दूसरी तथा पहली शताब्दी ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया था। ठीक है, भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के जारी किया था किसने? हिंद यवन ने। ठीक है, याद रखना है आपको। दोस्तों एक और बात है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो मैं जल्द ही ये जो 2-3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं तो मैं उसको एक दिन लाइव लूँगी, और जिसमें आपको पूरे जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनके MCQ फॉर्म कराए जाएंगे। तो अगर आपको पसंद आई चीज़ें, अगर आप कमेंट में इस चीज़ को करते हैं तो फिर मैं इस सेशन पर विचार कर सकती हूँ। शासकों से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों की श्रेणियों में भी कुछ लोग जो थे वो सिक्के चलाते थे। मतलब इससे सूचित होता है कि उस समय जो व्यापार की स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे अधिक सिक्के हमें कहाँ के मिले हैं? मौर्योत्तर काल के मिले हैं। ये सिक्के किसके बने होते थे? शीशे, प्रोटीन, तांबे, कांसे और चांदी और सोने, ये सभी धातु के बने होते थे। सबसे अधिक सिक्के मौर्यों के बाद वाले काल के मिले हुए हैं हमें। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे अधिक सोने का सिक्का सबसे पहले तो इंडो ग्रीक ने जारी किया था, ये आपको पता है, लेकिन सबसे अधिक किसने जारी किया था? तो गुप्तों ने जारी किया था। ठीक है, इसे ज्ञात होता है कि गुप्त काल में जो व्यापार वाणिज्य की स्थिति क्या थी? वो समृद्ध थे। इसके विपरीत जब गुप्तोत्तर काल आता है तो उसमें सबसे कम सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे कम सिक्के गुप्तोत्तर काल में और सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में, जिससे यह ज्ञात होता है कि मतलब गुप्तोत्तर काल में व्यापार की स्थिति क्या हो गई थी? शिथिल हो गई थी। सिक्कों पर राजवंश और देवताओं का चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी कुछ अंकित है तथा ये तत्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। हम लोग नेक्स्ट यानी आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अभिलेख। अब देखिए, अभिलेख को इंस्क्रिप्शन यानी रिवॉर्ड्स, इसके अध्ययन को हम पूरा लेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ईपीग्राफी। क्या कहते हैं? ईपीग्राफी। और इसकी तथा दूसरे पुरानी दस्तावेज की प्राचीन तिथियों के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं, पैलियोग्राफी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लेखा शास्त्र अगर देख गया तो एपिग्राफी हो जाएगा, लेकिन अगर पुराने दस्तावेज की तिथि का अध्ययन करना है अगर आपको, तो वहां पे पूरा लिपि शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसको पैलियोग्राफी कहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है अभिलेख। पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पर खुदे होते थे। उस काल में शासन, विचार, समाज इत्यादि क्रियाकलाप की जानकारी के स्रोत, उस समय जो समाज के जो भी चीजें हैं उसके बारे में जानकारी हमें अभिलेख से ही प्राप्त होती है। अब देखिए, अभिलेख जो है वो मुहरों पर, प्रस्तर, स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, तामपत्रों, मंदिर की दीवारों, ईंटों तथा मूर्तियों पर भी मिलते हैं। ये आपको देखना होगा।
सबसे ज्यादा जो समग्र देश में आरंभिक अभिलेख पत्थर पर खुदे हुए मिलते हैं, परंतु ईसा के आरंभिक शतकों में ताम्र पत्रों पर भी इसका प्रारूप प्रारंभ हो गया। देखिए, सबसे पत्थर पर अभिलेख लिखने का कार्य दक्षिण भारत में अत्यधिक प्रचलित था। पत्थर पर सर्वाधिक अभिलेख कहाँ लिखा जाता था? दक्षिण भारत में। अभी भी वहां के जो मंदिर पर जाइएगा आप, तो वहां पे हर मंदिर पर अभिलेख खुदा हुआ है, ठीक है। तो वहां के मंदिर के दीवारों पर अस्थायी स्मारकों पर भारी संख्या में अभिलेख खोदे गए हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में सबसे अधिक अभिलेख कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में सबसे अधिक अभिलेख रखा गया है मैसूरी के जो पुरालेख शास्त्री हैं, यानी ऑफिस ऑफ चीफ आर्कियोलॉजिस्ट, वहां पे रखा गया है। मैसूरू के जो ऑफिस ऑफ चीफ आर्कियोलॉजिस्ट के ऑफिस में सबसे ज्यादा अभिलेख अभी रखे गए हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं, अभिलेख का प्रथम साक्ष्य में 3वीं शताब्दी में मिलता है, जो कि प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि का है, जो अशोक का अभिलेख है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। 3वीं सदी में अशोक अभिलेख का प्रथम साक्ष्य में कब मिलता है? 3वीं शताब्दी में मिलता है। ये किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का अभिलेख है, याद रखना है। अभिलेख में संस्कृत भाषा ईसा की 2वीं सदी से, देखिए संस्कृत भाषा वैसे तो 2वीं सदी से मिलने लगती है और 4वीं 5वीं सदी में इसका प्रयोग सर्वत्र होने लगता है। अभिलेख में अगर क्षेत्रीय भाषा, प्रादेशिक भाषा का बात करें तो वो आते आते 9वीं से 10वीं सदी हो जाती है। अब एक हम पुस्तक पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्पेस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम। ये पुस्तक और ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। कार्पेस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, ये मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख जो हैं, मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल, ये 3 काल याद रखना है। और इसके अभिलेख जो किसमें संग्रहित किए गए हैं? एक ग्रंथमाला है जिसका नाम है कार्पेस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये संभवतः ऐसी किसी भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिनके विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं, अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि ब्राह्मी लिपि, ब से ब्राह्मी, ब से बाएं से दाएं, याद रखना है आपको, ब्राह्मी लिपि में। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी में है। खरोष्ठी कैसे लिखी जाती है? दाहिने से बाएं, दाहिने से बाएं। पश्चिमोत्तर भाग के अतिरिक्त भारत के विभिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि, एक पश्चिमोत्तर भारत में भाग में ही जो है जो आपको खरोष्ठी लिपि का प्रयोग मिलता है, न तो अधिकांश जगह पे ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग अशोक के शिलालेख में मिलता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो कि मिला है इस यहाँ पे, वो ही जो अभिलेख है उसमें ही यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। गुप्त काल के अंत तक देश में प्रमुख लिपि ब्राह्मी लिपि ही रही है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोड़ पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा ही नहीं जा सका है। और इसके बाद जो अभिलेख अशोक का है, इसीलिए इसको प्रथम माना जाता है क्योंकि इसको पढ़ा गया है। अब बात आता है कि अशोक अभिलेख को पढ़ा किसने? तो 1837 का वो सन आता है जब जेम्स प्रिसेप नामक एक बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेवा माने सैनिक अधिकारी होता है, वही इसको पढ़ता है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख राजा के गुणों और कीर्तियों का वर्णन करने वाला अभिलेख है। समुद्रगुप्त का प्रशस्ति अभिलेख के बारे में आगे हम लोग और चर्चा करेंगे, जो कि अब देखिए एक यहाँ पे जो सेगमेंट दिया है अभिलेख के प्रकार, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अभिलेख मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक ओवरव्यू बस सुन लीजिए एक बार। एक तो है कि राजा जनता के लिए जो एडवाइजरी जारी करता था, ठीक है, यानी कि प्रशासनिक राजादेश, उसमें सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक ये सब जो सूचना होता था, बस वो वाला। दूसरा अनुष्ठानिक, जो लोग बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव, जो भी लोग अपने भक्ति भाव से जो भी स्तंभ स्तर पर जो भी मंदिर आदि पर जो भी स्थापित करवाते थे, अंकित करवाते थे अपनी भावनाओं को, अपने ग्रंथों को, तो बस वही है धार्मिक अनुष्ठानिक। तीसरा है राजा और विजेता के गुण, राजा का और विजेता का गुण और कीर्ति का वर्णन होता था तो प्रशस्ति अभिलेख कहते थे, जैसे कि इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और चौथा है कि दान पात्र, शिल्पियों और व्यापारियों के धर्मार्थ कार्यों को संपादित करने के लिए अभिलेख का प्रयोग किया जाता था। तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। नेक्स्ट वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख हैं, अब उनके बारे में जानकारी हमें दिखनी है यहाँ पे कैसे है क्या है। चलिए दोस्तों, पहला है उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख आपको याद रखना है कि चेन्नई तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में भी जगह कौन सा है? चेंगलपट्टू कांचीपुरम, ठीक है। कौन सा जगह है? चेंगलपट्टू कांचीपुरम में जो है ये आपको जगह है, चेंगलपट्टू कांचीपुरम में है उत्तर मेरूर शिलालेख जो है। और ये आपको मंदिर स्थापत्य शिलालेख है, यहाँ पे मंदिर स्थापत्य शिलालेख। यहाँ पे जो उत्तर मेरूर से हमें स्वशासन प्रणाली पता चलती है, स्वशासन प्रणाली, ठीक है।
सेकंड है एरन अभिलेख। ठीक है, एरन अभिलेख कहाँ मिलता है? सागर जिला। एरन जो है वो मध्य प्रदेश का अभिलेख है। सागर जिला में बीना नदी के तट पर है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख क्यों है? भानुगुप्त का है और यहाँ पे सती प्रथा का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख, जो कि बीना नदी के तट पर सागर जिले में मध्य प्रदेश में है। तीसरा है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। कौन है? बेस नगर अभिलेख, जो कि हेलियोडोरस का है और ये विदिशा मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ये हेलियोडोरस का अभिलेख है और प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का लेख है। नेक्स्ट आता है जूनागढ़ अभिलेख। इस संस्कृत का जो है वो आपको पूर्णतः संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। जूनागढ़ गुजरात में है। राजा रुद्र दामन द्वारा लिखित शुद्ध है संस्कृत भाषा का अभिलेख है। पूछ देगा शुद्ध संस्कृत भाषा का अभिलेख कौन है इसमें से, तो वो है आपको जूनागढ़ अभिलेख। इसको पुष्यगुप्त वैश्य की भी इसमें चर्चा है। जो चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था उसने यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण का उल्लेख भी किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों मेहरौली। मेहरौली का शिलालेख जो है वो उदयगिरी, जो कि मेहरौली जो भी दिल्ली में स्थापित है, लेकिन ये पहले ओरिजिनल रूप से कहाँ था? तो ये मध्य प्रदेश का था। उदयगिरी मध्य प्रदेश में स्थापित था, लेकिन बाद में इसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवा दिया। अब ये जो मेहरौली स्थल है मूलतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित है और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वंग और वाकाटकों पर जो विजय किया का उल्लेख किया गया है वो इसी में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐहोल अभिलेख का दोस्तों। ऐहोल अभिलेख बागलकोट कर्नाटक में है। कहाँ है? बागलकोट कर्नाटक। चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। इसमें यह हर्षवर्धन को जब हरा देता है तो इसका विजय का वर्णन किया गया है। इसमें 642 ईस्वी में हरा देता है ये, तो उसका वर्णन किया गया है। रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया है किसके द्वारा? रवि कीर्ति द्वारा। नेक्स्ट है इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख दोस्तों, इसमें क्या है? ये समुद्रगुप्त दरबारी हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा और चंपू शैली, किस शैली में? चंपू शैली में लिखा गया काव्य लेख है और इसमें समुद्रगुप्त का जो भी दक्षिण विजय था उसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा। इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं करना, ये उड़ीसा में है और इसमें कलिंग राजा खारवेल जो है उसका उल्लेख किया गया है। लुम्बिनी स्तंभ जो कि शिलालेख नेपाल में है, लुम्बिनी वाला, और ये अशोक द्वारा बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो मंदसौर में है और यह वत्स भट्टी द्वारा लिखा गया है और सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख इसमें किया गया है। इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण जो शिलालेख थे जिसके विषय में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। देखिए अभिलेख की सीमा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही है कि कुछ बहुत तकनीकी सीमा है, बहुत हल्के लिखे गए हैं जिसके पढ़ा नहीं जाता है। दूसरा है कि वास्तविक अर्थ का ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग विशेष स्थान के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं शब्द। इसके अलावा राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भी तथ्यों का उल्लेख हुआ हो, बस यही बात हो। आम जनजीवन दैनिक जीवन शैली का उल्लेख ही नहीं हुआ हो, ये भी हो सकता है। क्या होता है कि कुछ विशेष व्यक्ति से ही संबंधित है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए वहां पे जो है उस समाज का व्यापक आधार को शामिल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब कुछ सीमाएं हैं। नेक्स्ट हम साहित्यिक स्रोत पे आते हैं दोस्तों। पांडुलिपियों अभिलेखों से ज्ञात पांडुलिपियों अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है कि हाथ से पुस्तकें लिखकर संरक्षित किए, जैसे पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट, पहले के जमाने में तो उतना तकनीक जो विकसित नहीं थी, टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, तो उस समय हाथ से लिखकर ही अधिकांश चीजें जो संरक्षित की गई है, यानी मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि, तो वही हमारे लिए भी साहित्यिक स्रोत का आधार है। ये पांडुलिपियां मुख्यतः दोस्तों भोजपत्र पर, ताम्रपत्र पर लिखी हुई होती हैं। मध्य एशिया में मेष, चर्म और काष्ठ फलकों पर लिखी जाती हैं। देखिए अधिकांश जो प्राचीन ग्रंथ धार्मिक विषय पर लिखे गए हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। अधिकांश ग्रंथ इन्हीं पर लिखे गए हैं। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं, परंतु इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से। सब ऐसे तो संपूर्ण भारत से कश्मीर संस्कृत की पांडुलिपि प्राप्त हुई है, लेकिन कश्मीर से, दक्षिण भारत और नेपाल से विशेष रूप से प्राप्त हुई है। अब देखिए साहित्यिक स्रोत को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो है वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, सूत्र। दूसरा है धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कि आपको हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म से जुड़ी रचनाएं हैं। और तीसरा धर्मेंतर, यानी कि उस समय जो अन्य रचनाकार जो रचना लिख रहे थे उसका वर्णन है। तो हम चलते हैं अभी वैदिक साहित्य में।
दोस्तों वैदिक साहित्य में वेद का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, हम लोग वैदिक साहित्य में मूलतः वेद पढ़ेंगे। पहले वेद में दोस्तों हम ऋग्वेद पढ़ेंगे। ऋग्वेद की रचना सबसे याद रखना है 1500 से 1000 वर्ष के ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद की रचना 1000 से 500 के, मतलब ये 500 साल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों की रचना हुई है। ऋग्वेद दोस्तों क्या है? ऋग्वेद मुख्यतः देवता की स्तुति की गई है, परंतु बाद में जो वैदिक साहित्य में स्तुति के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना, पौराणिक आख्यान भी शामिल हो गए, लेकिन ऋग्वेद तक सिर्फ और सिर्फ स्तुति की जाती थी। अब देखिए, वैदिक मूल ग्रंथ को समझने के लिए वेदांग अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। देखिए वेद बहुत कठिन है, उसको समझना मुश्किल है, इसीलिए आम जनजीवन इसको समझ पाए, इसीलिए वेदांग की रचना की गई है। ठीक है दोस्तों, ये वेदांग 6 है। कौन कौन? शिक्षा, जो कि उच्चारण की विधि। आज शिक्षा का महत्व दूसरा हो गया है, अर्थ दूसरा हो गया, लेकिन तब शिक्षा का अर्थ तो था उच्चारण की विधि। कल्प यानी कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त यानी भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। वेदांग कितने हैं दोस्तों? एकदम याद रखना है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब देखिए, इसमें से प्रत्येक शास्त्र के चातुर्दिक प्रचुर, मतलब प्रत्येक पर 4-4 साहित्य लिखे गए हैं। ये गद्य के नियम के रूप में लिया गया है और ये संक्षिप्त होने के कारण नियम सूत्र कहलाते हैं। मतलब इन पर अनेक 4-4 ग्रंथों की रचना की गई है जो कि सूत्र के रूप में लिखी गई है, इसीलिए इन्हें नियम सूत्र कहते हैं। अब देखिए, स्रोत सूत्र 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, स्रोत, गृह और शुल्ब। देखिए, तो राजाओं के द्वारा और 3 उच्च वर्णों, उच्च वर्ण मतलब क्या? तो क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, तो इन तीनों के धनाढ़ पुरुष, जो धनी पुरुष थे, उनके द्वारा जो भी अनुष्ठान किया गया, यज्ञ किया गया, उसका जो विधि विधान है वो सब कहाँ है? स्रोत सूत्र में वर्णित है। यज्ञ का जो विधि विधान है वो कहाँ वर्णित है? स्रोत सूत्र में। गृह सूत्र में क्या है? जात कर्म से लेकर यानी जन्म अनुष्ठान से लेकर मरण तक जो भी चीजें हुई हैं वो सब अनुष्ठान मिलता है गृह सूत्र में। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र, इनकी रचना का काल है 600 से 300। 600 से 300। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है शुल्ब सूत्र, आपको एकदम याद रखना है दोस्तों, ये है शुल्ब सूत्र। ठीक है, शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान वर्णित है और ज्यामिति और गणित के अध्ययन का आरंभ वहीं से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन बना है कि ज्यामिति का कहाँ से मिलता है, तो शुल्ब सूत्र से। यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का भी विधान मिलता है, तो वहीं से मिलता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ में आता है महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलित 400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। 400 ईसा पूर्व तक ये लोग लिखाई रहा था, उसके बाद इनका अंतिम रूप से संकलन हुआ। देखते हैं, बात करते हैं महाभारत की। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास की कृति है और इसे 10वीं से 4वीं तक, 10वीं से शुरू हुआ, ठीक है, और 4वीं तक लगातार लिखाया, इसीलिए इसका मूल स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया है। ठीक है, महाभारत में सबसे पहला जो वेद व्यास जी ने लिखा उसको 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 8800, और इसका नाम क्या था? जय संहिता, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। पहले जो लिखा गया महाभारत मात्र 8800 श्लोक थे, जय संहिता नाम था। कालांतर में जो महाभारत लिखा गया दोस्तों, उसके श्लोकों की संख्या हो गई 24,000। कितनी हो गई? 24,000। और नाम क्या रखा गया? भारत। नाम क्या रखा गया? भारत, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की चर्चा हो गई थी। अब आगे आता है महाभारत 1 लाख श्लोक वाला हो जाता है। कैसे हो जाता है दोस्तों? अब क्योंकि बाकी सारी कहानियां जो है वो इसमें जोड़ दी गई, बाकी कालांतर की, क्योंकि 10वीं से शुरू हुआ और 4वीं तक चला, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी कहानियां इसमें जुड़ी। तो 1 लाख का हो गया, तो इसको सत सहस्त्री कहा गया या फिर महाभारत कहा गया। वर्ष 1919 आता है। संस्कृत के विद्वान है वीएस सुकथांकर, उनके नेतृत्व में महाभारत की समालोचना परियोजना शुरू होती है। महाभारत की समालोचना परियोजना की शुरुआत कब हुई है? 1919 में हुई है, वीएस सुकथांकर के नेतृत्व में। नेक्स्ट आते हैं, अब बात हो गई महाभारत की, अब चलते हैं हम रामायण पर। देखिए क्या होता है, रामायण, वाल्मीकि रामायण की जो मूलतः 6000 श्लोक है। देखिए, जो लोग रामायण के बारे में जो भ्रांति है, तो वो दोस्तों इसलिए है कि ये एक आदमी ने नहीं लिखा है इसको, वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है। ये एक बहुत ही पीढ़ी दर पीढ़ी, बहुत ही क्रम तक, बहुत ही लंबे समय तक चलता रहा है। इसलिए इसमें अलग अलग कहानियां, अलग अलग मत को जोड़ दिया गया है, जिससे कि इस ग्रंथ को लेकर विवाद शुरू हो जाता है।
तो मूलतः जो वाल्मीकि रामायण है मात्र 6000 श्लोक थे, आगे बढ़े 12000 हो गए और अंत में हो गए 24000। तो मतलब मूल जो इन्होंने रचना की तो मात्र 6000 ही ग्रंथ थी, श्लोक थे। बाकी जो ये 24000 पहुंचा हुआ है, तो ये तो आगे चल के जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, जैसे जैसे सदी बीतते गया, लोगों ने इसमें जोड़ना शुरू कर दिया, तो उस तरह से बड़ा हुआ है। रामायण की रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी से ही शुरू हुआ और 5 अवस्थाओं से अभी तक गुजरा है, और 5वीं अवस्था ईसा की बार हुई। मतलब सोचिए कि 5वीं से शुरू हुआ 12वीं तक चला, तो किसी एक आदमी ने कथा को लिखा नहीं है, जिसने जैसे समझा वैसे लिखा। इसीलिए इस ग्रंथ को लेकर जो है जो कुछ अगर घटनाएं इधर उधर होती हैं तो उसको लेकर विवाद बनाया जाता है। जैन और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों को अंततः ईसा पूर्व 2री सदी में श्रीलंका में संकलित किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिकेतर ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। इनका विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले 500 बुद्ध 550 से भी अधिक जन्मों से गुजरे थे। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं कहलाती है, जो प्रत्येक जातक तथा एक प्रकार की लोक कथा मतलब सुनी सुनाई बातें हैं। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी के संत तक सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम से संकलित किया गया था। देखिए, पहला एक पटना और पाटलिपुत्रा, दूसरा वल्लभी में जैन ग्रंथों की जो है वो संकलन हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जैन ग्रंथों में महावीर कालीन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है, क्योंकि महावीर स्वामी इन्हीं जगहों से संबंधित थे। धर्मसूत्र, स्तुतियां, टीकाएं मिलाकर धर्मशास्त्र का निर्माण करती है। धर्मसूत्र का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों धर्मेत्तर साहित्य, मतलब उस काल में जो अन्य लोग थे उन्होंने जो रचनाएं की उनको देखते हैं। देखिए, सूत्र लेखन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण पाणिनि कृत अष्टाध्यायी है, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई है। ठीक है, अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने। कौटिल्य का एक अर्थशास्त्र है, अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है, जिसमें दूसरा और तीसरा सबसे प्राचीन है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो आपको ये तो पता है कि 15 अधिकरण में विभक्त है, लेकिन ये तो नहीं पता है कि सबसे प्राचीन कौन है। तो दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा क्या है? सबसे प्राचीन है। देखिए, अर्थशास्त्र की रचना एक आदमी ने नहीं की थी, कौटिल्य ने ही नहीं की थी, उन्होंने शुरू किया है इस चीज को, और इस अधिकरण की रचना विभिन्न लेखकों ने की है। इस ग्रंथ का वर्तमान जो स्वरूप हम देख रहे हैं वो ईसवी वर्ष के आरंभ में दिया गया था। अर्थशास्त्र का प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, चलिए, पतंजलि का अष्टाध्यायी पर टीका लिखा है महाभाष्यम। पतंजलि ने अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखा है जिसका नाम है महाभाष्यम। तो महाभाष्यम किसने लिखा है? तो पतंजलि ने लिखा है। ठीक है, पतंजलि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के रचनाकार और वैयाकरण थे। कौन थे? वैयाकरण। कालिदास ने अनेक काव्य और नाटकों की रचना की है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम में क्या मिलता है? गुप्त काल के उत्तरी और मध्य भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का परिलक्षण होता है। दक्षिण भारत में संगम साहित्य, संगम साहित्य का संकलन भी ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ है, हालांकि इसका अंतिम संकलन 6ठी सदी में हुआ है। संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, जिसे 8 एट्टा कोटे 8 संगठन कहते हैं। पद 100 समूहों में है, जैसे पुरानानुकु 12 के 4 शतक, मुख्य 2 शतक है। पट्टिनेनिकल कनक्कु संग्रह और पट 8 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि लौकिक कोटि के ग्रंथ है। संगम साहित्य की तुलना, वेरी इंपॉर्टेंट, संगम साहित्य की तुलना होमर युग के वीरगाथा काव्य से की जाती है। किसके? होमर युग के वीरगाथा काव्य से, क्योंकि इसमें युद्ध और योद्धाओं के वीर का चित्रण है। संगम साहित्य में उल्लिखित 6 राजाओं के नाम दानकर्ता के रूप में ईसा की 1ली और 2री सदी के दान पत्रों में भी आए हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं दोस्तों कि जो है धार्मिक और धर्मेतर साहित्य भी हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं
प्राचीन भारत की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसके बारे में आपको एकदम से याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका। पहला है विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर की रचयिता कौन है? मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर ने किसके रचना की है? सॉरी, मिताक्षरा की। मिताक्षरा ग्रंथ की रचना किसने की है? विज्ञानेश्वर ने। दूसरा है दाय भाग। दाय भाग एक पुस्तक है जिसके रचनाकार हैं जीमूत वाहन। दाय भाग के रचनाकार कौन है? जीमूत वाहन, ठीक है। और कालिदास की रचनाएं तो आपको पता ही है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविका मित्रम और ऋतु संहारम, ये चारों कालिदास की पुस्तक है। नेक्स्ट है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाख दत्त की पुस्तक है। बिल्हन। बिल्हन की रचना है विक्रमांक देव चरित। बिल्हन विक्रमांक देव चरित। नेक्स्ट है बाणभट्ट। बाणभट्ट का पुस्तक है हर्षचरित। हर्षचरित। शूद्रक है मृक्ष कटिकम। शूद्रक है मृक्ष कटिकम। मेरुतंग इंपॉर्टेंट है, प्रबंध चिंतामणि। मेरुतंग का क्या है दोस्तों? प्रबंध चिंतामणि। मेरुतंग प्रबंध चिंतामणि। भास्कराचार्य द्वितीय सिद्धांत शिरोमणि। मैथ की पुस्तक है भास्कराचार्य द्वितीय सिद्धांत शिरोमणि। नागसेन की पुस्तक है मिलिंद पन्हो, जिसमें नागसेन और मिनांडर के बीच जो प्रश्नोत्तर का सीरीज है वो है। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरित। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरित। और सोमेश्वर की पुस्तक है कीर्ति कौमुदी। सोमेश्वर की पुस्तक है दोस्तों कीर्ति कौमुदी। इस तरह से दोस्तों यहाँ तक खत्म होता है। उसके बाद हम लोग कल इस तरह से विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे और इसके बाद आधुनिक इतिहास लेखन भी पढ़ेंगे दोस्तों। ये कुछ यहाँ पे सेगमेंट इसमें बच जाता है। उसके बाद यहाँ हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास भी पढ़ेंगे, कुछ पुस्तक के नाम है वो पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसका पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है चैप्टर का। मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। और ये क्लास जो है रोज आपको सुबह में 9 बजे लगेगी। सुबह के 9 बजे की क्लास होगी मेरी, जो कि एनसीईआरटी खत्म करेंगे हम इसमें साथ में। और शाम को जो 9 बजे की क्लास होगी कल से रोज, वो होगी आपको एसके पांडे सर की क्लास होगी, जो कि अब आपको उस समय वो आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से मैं चाहती हूँ कि हिस्ट्री आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा बिहार में मैंने अप्रैल तक करा दिया है, जल्दी ही आपको कल शाम को 6 बजे तक आपको बिहार की जो मई वाला जो है एडिशन उसका मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे। खतरवी पीएससी की हम पूरी कोशिश करा रहे हैं कि खतरवी पीएससी की आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, बहुत ही सारगर्भित तैयारी हो जाए। तो इसी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। जय सीताराम, जय बिहार।